नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी आदत पर बात करने जा रहे हैं जो आजकल बहुत चर्चा में है। सुबह 4 बजे जागना, जिसे पारंपरिक रूप से ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और ये सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक या जल्दी उठने की आदत नहीं है। इसके पीछे एक पूरा दर्शन है, विज्ञान है और एक दिलचस्प इतिहास भी है। बिल्कुल। और इसी की तह तक जाने के लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। हम शास्त्रों और आयुर्वेद की नज़र से देखेंगे, इतिहासकारों का तर्क समझेंगे और फिर इसे आज के विज्ञान की कसौटी पर परखेंगे, खासकर हमारे हार्मोन्स और बॉडी क्लॉक के हिसाब से। हाँ, हमारा मकसद इस प्राचीन प्रथा को पूरी तरह से समझना है। इसके दावे क्या हैं, उन दावों में कितना दम है और आज की जिंदगी में ये किसके लिए फायदेमंद है और किसके लिए नहीं। ये विषय इसलिए भी आकर्षक है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन शैली कभी कभी टकराते हैं और कभी कभी एक दूसरे को सहारा भी देते हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त आखिर है क्या? इसका नाम सुनने में ही बहुत भारी लगता है। सृष्टिकर्ता का समय, इसका मतलब क्या है? अगर हम शब्दों को तोड़ें तो इसका मतलब समझना आसान हो जाता है। ब्रह्म का अर्थ है सृष्टिकर्ता या परम ज्ञान और मुहूर्त का मतलब है समय की एक इकाई। अच्छा, तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ सृष्टिकर्ता का समय। सद्गुरु के एक लेख के अनुसार वो इसे इस तरह समझाते हैं कि यह वो समय है जब आप खुद सृष्टिकर्ता बन सकते हैं, अपने शरीर, मन और अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। और इसके समय को लेकर भी मैंने अलग अलग बातें सुनी हैं। ज्यादातर लोग तो इसे सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच का समय मानते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। क्या ये सही है? देखिए, ये एक आम धारणा है, पर जो शास्त्रीय और खगोलीय गणना है वो थोड़ी अलग और ज्यादा सटीक है। असल में ब्रह्म मुहूर्त का समय स्थिर नहीं होता। ओह, हाँ, ये हर दिन सूर्योदय के साथ बदलता है। अच्छा, ये तो नई बात है। हाँ, देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का और पूरी रात में ऐसे 15 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात का 14वां मुहूर्त होता है। ठीक है। तो इसकी सटीक गणना ये है कि ये सूर्योदय से ठीक 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्योदय से 48 मिनट पहले खत्म हो जाता है। मतलब इसकी कुल अवधि सिर्फ 48 मिनट की होती है। वाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग आंख बंद करके रोज सुबह 4 बजे का अलार्म लगा लेते हैं, वे शायद साल के ज्यादातर दिनों में असली ब्रह्म मुहूर्त को मिस भी कर रहे होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा। उदाहरण के लिए, अगर दिल्ली में सर्दियों में सूर्योदय सुबह 7 बजे होता है तो ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:24 से 6:12 बजे के बीच। और गर्मियों में जब सूर्योदय 5:30 बजे होता है तो यही समय सुबह 3:54 से 4:42 बजे के बीच होगा। तो ये जो सुबह 4 बजे वाली बात है वो दरअसल एक प्रैक्टिकल सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि यह समय ज्यादातर जगहों और मौसमों में उस 48 मिनट की गतिशील खिड़की के अंदर या उसके बहुत करीब पड़ता है। ग्रंथों में है, धर्मशास्त्रों में, जैसे मनुस्मृति में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतयेत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और धर्म यानी कर्तव्य और अर्थ यानी समृद्धि पर चिंतन करना चाहिए। इसी तरह देवी भागवत पुराण, गरुड़ पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी इसे ध्यान और अपनी दिनचर्या शुरू करने के लिए सबसे शुभ और शक्तिशाली समय बताया गया है। और आयुर्वेद का इस पर क्या कहना है? मैंने सुना है कि आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। आयुर्वेद में तो ये दिनचर्या यानी हमारी डेली रूटीन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। अच्छा। आयुर्वेद के सबसे प्रमुख ग्रंथों में से एक अष्टांग हृदयम में तो साफ साफ लिखा है, एक स्वस्थ व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। तो मतलब इसका उद्देश्य शरीर की क्लॉक को नेचर के साथ अलाइन करना है। बिल्कुल। आयुर्वेद के दिनचर्या का पूरा उद्देश्य ही मानव शरीर की जैविक घड़ी को प्रकृति की लय के साथ मिलाना है और ब्रह्म मुहूर्त में जागना उस प्रक्रिया का पहला कदम है। तो मतलब सिर्फ जागना ही काफी नहीं है। इन ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि इस समय में करना क्या चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ जागकर फोन चेक करना इसका उद्देश्य नहीं है। शास्त्र इस समय के लिए कुछ खास गतिविधियां बताते हैं, जैसे ध्यान और मंत्र जाप। गायत्री मंत्र का जाप मैंने सुना है। हाँ, बिल्कुल। यह आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का समय है, जब आप पिछले दिन के अपने कामों पर विचार करते हैं, खासकर क्रोध या ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं के पलों को पहचानते हैं ताकि आप उन पर काम कर सकें। और मैंने स्नान के बारे में भी पढ़ा है। हाँ,
इस समय किए गए स्नान को दूध से स्नान के बराबर पवित्र माना गया है, जो शरीर और मन की नकारात्मक ऊर्जा को धो देता है। इसके अलावा ये धर्म ग्रंथों और ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है। तो मूल बात यह है कि ये समय बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बिल्कुल, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया पर काम करने के लिए है। एकदम सही। इन सभी क्रियाओं के पीछे का उद्देश्य जरूर कोई गहरा लाभ पाना होगा। शास्त्रों में शारीरिक और मानसिक स्तर पर क्या फायदे बताए गए हैं? शारीरिक लाभों में सबसे बड़ा लाभ जो अष्टांग हृदय बताता है वह दीर्घायु और रोगों से बचाव। इसका आयुर्वेदिक तर्क यह है कि सुबह 2 बजे से 6 बजे के बीच का समय वात दोष के प्रभाव में होता है, और वात दोष का संबंध है गति, सक्रियता और शुद्धि से। तो मतलब बॉडी की क्लीनिंग के लिए ये बेस्ट टाइम है। हाँ, एक तरह से इस समय शरीर की प्राकृतिक डिटॉक्स प्रणाली यानी शरीर से गंदगी साफ करने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। और मानसिक स्तर पर इसके क्या फायदे हैं? मानसिक स्तर पर रात भर के आराम के बाद हमारा दिमाग बिल्कुल ताजा, शांत और नई जानकारी ग्रहण करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। राइट। बाहर का शोर शराबा भी नहीं होता। बिल्कुल। विकर्षण न्यूनतम होते हैं, जिससे ये ध्यान लगाने और जागरूकता को चरम पर ले जाने के लिए सबसे अच्छा समय बन जाता है। एक मान्यता ये भी है कि इस दौरान ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं और सांसारिक या नकारात्मक ऊर्जाएं सबसे कम होती हैं। इसी से जुड़ा एक दावा मैंने बहुत सुना है, नवजात ऑक्सीजन या नीसेंट ऑक्सीजन का। ये क्या चीज है? कहा जाता है कि इस समय हवा में ये खास ऑक्सीजन होती है। हाँ, ये एक बहुत प्रचलित दावा है। पारंपरिक स्रोतों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के समय वायुमंडल में नवजात ऑक्सीजन होती है। ये ऑक्सीजन का एक ऐसा रूप है जो हमारे खून में हीमोग्लोबिन के साथ बहुत आसानी से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और इससे इम्यूनिटी और एनर्जी बढ़ती है। हाँ, दावे तो यही हैं कि इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और शरीर के दर्द में भी राहत मिलती है। हालांकि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है वो कहानी बिल्कुल अलग है, जिस पर हम आगे आएंगे। जरूर, उस पर तो आना ही है। लेकिन विज्ञान पर आने से पहले मैं एक और एंगल समझना चाहता हूँ। धर्म और आध्यात्मिकता से हटकर क्या सुबह जल्दी उठने का कोई ठोस, व्यवहारिक, ऐतिहासिक कारण भी था? मतलब इतिहासकार इसे किस नजर से देखते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। इतिहासकारों की दृष्टि से देखें तो हमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना करनी होगी जिसमें बिजली नहीं थी। सही बात है। प्राचीन भारत एक कृषि प्रधान समाज था, जहां जिंदगी पूरी तरह से सूरज की रोशनी पर निर्भर थी। खेतों में काम करना, जानवरों की देखभाल करना, ये सब कुछ सिर्फ दिन के उजाले में ही हो सकता था। तो ये कोई आध्यात्मिक आदेश से ज्यादा उस जमाने की जरूरत थी। बिल्कुल। दिन के हर एक पल का सही इस्तेमाल करने के लिए सूर्योदय से पहले जागना एक आर्थिक और व्यावहारिक जरूरत थी। जल्दी सोना, जल्दी उठना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं थी, बल्कि जिंदगी जीने की एक रणनीति थी, एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। तो ये जो आयुर्वेदिक दिनचर्या है वो एक तरह से उस समय की बेस्ट प्रैक्टिसेस का डॉक्यूमेंट है। एकदम सही। ये उस युग की सबसे तार्किक जीवन शैली का एक दस्तावेज है। आप सोचिए, ऋषियों, विद्वानों और छात्रों के लिए अध्ययन करने का सबसे शांत और असरदार समय सुबह 4-5 बजे का ही तो होता था, जब बाकी पूरा समाज सो रहा होता था। तो इतिहासकारों का तर्क यही है कि ब्रह्म मुहूर्त का महत्व व्यावहारिकता से शुरू हुआ और धीरे धीरे उसे आध्यात्मिकता और पवित्रता का दर्जा मिल गया। ठीक है, तो व्यावहारिकता समझ आ गई। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था, कि आज का विज्ञान इस प्राचीन प्रथा के बारे में क्या कहता है। चलिए हार्मोन से शुरू करते हैं। हाँ, और यहीं पर ये चर्चा बहुत दिलचस्प हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं मेलेटोनिन की। नींद का हार्मोन। बिल्कुल, जो हमारे दिमाग की पीनियल ग्रंथि से निकलता है। वैज्ञानिक अध्ययन दिखाते हैं कि मेलेटोनिन का उत्पादन रात के बीच में, यानी लगभग सुबह 3 से 4 बजे के आसपास अपने चरम पर होता है। ये हमारे शरीर की सबसे शांत, स्थिर और चिंता मुक्त न्यूरोकेमिकल अवस्था होती है। अच्छा, तो इसका मतलब हम शरीर की उस परम शांति की अवस्था में ही जाग रहे हैं। लेकिन जागने के लिए तो हमें किक चाहिए होती है, एक ऊर्जा चाहिए होती है, उसका क्या? वो कहाँ से आती है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर दूसरा हार्मोन कॉर्टिसोल आता है, जिसे सब स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। हाँ, पर वो हमारा जागने वाला हार्मोन भी है। इसका स्तर सुबह स्वाभाविक रूप से बढ़ता है ताकि हमें बिस्तर से बाहर निकलने की ऊर्जा मिल सके। जागने के ठीक बाद इसमें 38 से 75% की तेज वृद्धि होती है, जिसे कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स या CAR कहते हैं। तो एक तरफ शांति देने वाला मेलेटोनिन है और दूसरी तरफ जगाने वाला
थोड़ा तनाव देने वाला कॉर्टिसोल, ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। ना, इस कॉर्टिसोल प्रतिक्रिया को और तेज और लंबा कर सकता है। मतलब ये तनाव बढ़ा भी सकता है। हाँ, असल में नियमित रूप से 4 बजे नींद खुल जाना और वापस सो ना पाना अक्सर शरीर में उच्च तनाव का संकेत भी हो सकता है। तो शायद ब्रह्म मुहूर्त का असली लाभ इसी संकरे रास्ते में छिपा है, शांत मेलाटोनिन के शिखर और तनावपूर्ण कॉर्टिसोल की चढ़ाई शुरू होने के ठीक बीच में। वाह, मतलब उस शांत मेलाटोनिन से भरपूर अवस्था में सचेत होना, इससे पहले कि दिन का कॉर्टिसोल संचालित तनाव हावी हो जाए। एग्जैक्टली। एक मिनट रुकिए, अब उस नवजात ऑक्सीजन वाले दावे पर वापस आते हैं। क्या विज्ञान इसका समर्थन करता है? आप कह रही थीं कि विज्ञान की कहानी अलग है। हाँ, आधुनिक रसायन विज्ञान के अनुसार नवजात ऑक्सीजन, जिसे एटॉमिक ऑक्सीजन या ओ कहते हैं, एक बेहद अस्थिर और प्रतिक्रियाशील मुक्त कण है। अच्छा, ये हमारे वायुमंडल में इस तरह से मौजूद नहीं होता कि हम उसे सांस में ले सकें। हम जो ऑक्सीजन सांस में लेते हैं वो स्थिर आणविक ऑक्सीजन यानी O2 होती है। तो फिर उन प्राचीन ग्रंथों का क्या मतलब था? ये तो एक बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि ये बात तो सालों से कही जा रही है। तो क्या वो पूरी तरह गलत थे? गलत शायद सही शब्द नहीं है। ज्यादा संभावना ये है कि नवजात शब्द का प्रयोग काव्यात्मक रूप से किया गया था, सुबह की हवा की गुणवत्ता बताने के लिए। मतलब एक मेटाफर की तरह। हाँ, आप सोचिए, भोर से पहले औद्योगिक और यातायात का प्रदूषण न्यूनतम होता है, हवा सबसे ज्यादा शुद्ध होती है। दूसरा, ठंडी हवा गर्म हवा की तुलना में ज्यादा सघन होती है, मतलब उसमें प्रति इकाई आयतन में ऑक्सीजन के अणु ज्यादा होते हैं। तो लाभ वास्तविक हैं, लेकिन मैं किसी रहस्यमयी तत्व से नहीं, बल्कि स्वच्छ प्रदूषण रहित हवा में गहरी सांस लेने यानी प्राणायाम के संयुक्त प्रभाव से आते हैं। बिल्कुल सही। तो फायदा तो है, लेकिन वजह वो नहीं जो बताई जाती थी। वजह असल में शुद्ध हवा और प्राणायाम है। यह स्पष्टीकरण ज्यादा तार्किक लगता है। लेकिन मेरा एक और सवाल है, क्या ये अभ्यास हर किसी के लिए है? क्या हम सबकी शारीरिक घड़ियां एक जैसी होती हैं? ये आधुनिक विज्ञान का इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है और इसका जवाब है नहीं। की आंतरिक घड़ी, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, एक जैसी नहीं होती। ये हमारे जीन्स पर बहुत हद तक निर्भर करता है और इसे क्रोनोटाइप कहते हैं। क्रोनोटाइप, ये क्या होता है? मोटे तौर पर लोगों को 3 क्रोनोटाइप में बांटा जा सकता है। लगभग 15% लोग लायन या अर्ली बर्ड होते हैं, जो स्वाभाविक रूप से जल्दी सोते और जल्दी उठते हैं। इनके लिए तो ये बेस्ट है। हाँ, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना बहुत फायदेमंद हो सकता है। वहीं लगभग 30% लोग वुल्फ या नाइट आउल होते हैं, जिनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति देर से सोने और देर से उठने की होती है। और बाकी लोग? और बाकी के लगभग 40-50% लोग बियर होते हैं, जो बीच में आते हैं और मोटे तौर पर सूर्य के चक्र का पालन करते हैं। तो अगर हमारे सुनने वालों में कोई नाइट आउल है, तो क्या उसे ये सब करने की कोशिश करनी भी चाहिए या ये उल्टा नुकसान करेगा? ये सवाल ही इस पूरे विश्लेषण का सार है। ऐसे व्यक्ति के लिए खुद को सुबह 4 बजे उठने के लिए मजबूर करना असल में फायदेमंद होने के बजाय हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं। आज की जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए इस अभ्यास के फायदे और नुकसान क्या हैं? सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो आपको सुबह सुबह विकर्षणों से मुक्त एक शांत समय मिलता है, जो आपकी उत्पादकता और एकाग्रता के लिए बेहतरीन है। कुछ अध्ययनों ने जल्दी जागने को चिंता और अवसाद के कम जोखिम से भी जोड़ा है। और जाहिर है ये आपको व्यायाम और स्वस्थ नाश्ते जैसी अच्छी आदतों के लिए समय देता है। बिल्कुल, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है और इसका सबसे बड़ा और सबसे गंभीर जोखिम है नींद की कमी। ये सबसे जरूरी पॉइंट है। हाँ, ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि एक वयस्क को हर रात 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए। अगर कोई 4 बजे उठता है लेकिन सोता रात में 11 या 12 बजे है, तो वो धीरे धीरे खुद को पुरानी नींद की कमी का शिकार बना रहा है। और उसके हेल्थ पे बहुत बुरे असर होते हैं। बहुत बुरे। लंबे समय तक नींद की कमी हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज और एक कमजोर इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई है। और सोशल जेटलैग का भी एक कॉन्सेप्ट है ना? हाँ, सोशल जेट लैग का मतलब है आपकी जैविक घड़ी जैसे 4 बजे जागना और आपकी सामाजिक मांगों जैसे देर रात की पार्टियां या काम की डेडलाइन के बीच का टकराव। यह आपके शरीर को लगातार एक तनाव की स्थिति में रखता है। और जैसा आपने कहा नाइट आउल्स के लिए तो ये और भी खराब हो सकता है। बिल्कुल, यह अभ्यास उनके स्वास्थ्य और उत्पादकता दोनों को खराब कर सकता है। तो क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इसे बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए? हाँ,
दिलचस्प बात यह है कि आयुर्वेद भी खुद कुछ अपवाद बताता है, जैसे गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बहुत बुजुर्ग लोग और जो लोग बीमार हैं। अच्छा। और आधुनिक विज्ञान इस सूची में नाइट आउल क्रोनोटाइप वाले लोगों, शिफ्ट में काम करने वालों और अनिद्रा या गंभीर चिंता विकारों से पीड़ित लोगों को भी जोड़ता है। तो क्या प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान में कोई एक ऐसी बात है जिस पर दोनों पूरी तरह सहमत हों? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहमति है, और वो ये है कि ये अभ्यास सिर्फ जल्दी जागने के बारे में नहीं है, बल्कि जल्दी सोने और पर्याप्त नींद पूरी करने के बाद जागने के बारे में है। एकदम सही। समस्या खुद इस अभ्यास में नहीं है, बल्कि आधुनिक समाज में इसके गलत इस्तेमाल में है, जहां लोग इसे नींद में कटौती करने के एक हथियार के रूप में देखते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। तो इसका अंतिम सार क्या निकलता है? अगर कोई इसे आजमाना चाहता है तो उसके लिए आपकी क्या सिफारिशें होंगी? सिफारिशें बहुत सीधी और सरल हैं। पहली, अपने क्रोनोटाइप को सुने। अगर आप स्वाभाविक रूप से नाइट आउल हैं, तो खुद के साथ जबरदस्ती ना करें। अपने शरीर की सुने। बिल्कुल। दूसरी और सबसे जरूरी, नींद को प्राथमिकता दें। अपना अलार्म 4 बजे सेट करने के बजाय अपने सोने का समय धीरे धीरे पहले करना शुरू करें, ताकि आप स्वाभाविक रूप से 7-8 घंटे की नींद के बाद उठ सकें, चाहे वो समय 5 बजे हो या 6 बजे। हाँ। तीसरी, उद्देश्य पर ध्यान दें। अगर आप जल्दी उठते हैं तो उस समय का उपयोग ध्यान या आत्मचिंतन के लिए करें, ना कि सुबह सुबह तनावपूर्ण काम या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए। और चौथी, अपने शरीर का आकलन करें। अगर आप जल्दी उठने के बाद दिन भर थका हुआ या चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए काम नहीं कर रहा है। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल नजरिया है। इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए धन्यवाद। आज की बातचीत को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। ब्रह्म मुहूर्त जैसी प्राचीन प्रथाएं एक ऐसी दुनिया के लिए बनाई गई थी जो प्राकृतिक रोशनी के चक्र के साथ तालमेल में थी। हमारी आज की 24/7 कृत्रिम रोशनी वाली दुनिया में क्या असली चुनौती सिर्फ ये है कि हम कब जागते हैं, या असली चुनौती ये है कि हम अपने लिए शांत, उद्देश्यपूर्ण एकांत का कोई भी पल कैसे खोजें, चाहे घड़ी में कोई भी समय क्यों ना हो?